तो कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़े एल्केमिस्ट से जिसका एक पैर मेटल का होता है। एल्केमिस्ट ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सुपर नेचुरल पावर होती है, जो किसी भी चीज़ को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तभी उस बूढ़े एल्केमिस्ट के सामने एक लड़का ईसा बनाता है जो उसे लड़ने के लिए कहता है। दोनों के बीच फाइट होती है जिसमें वो लड़का उस एल्केमिस्ट को मार देता है। अब दूसरी तरफ अब हम रेलवे स्टेशन को देखते हैं जहाँ एक लड़का एडवर्ड अपने भाई एल रोबोट के साथ ट्रेन से कहीं जाने वाला होता है, जहाँ ट्रेन पे एडवर्ड की मुलाकात एक राजकुमार लिन से होती है। राजकुमार लिन दरअसल में अमर होना चाहता था, जिसके लिए उसे एक जादुई पत्थर की तलाश है। राजकुमार लिन एडवर्ड से उस पत्थर के बारे में पूछता है, लेकिन एडवर्ड उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि उसे खुद उस पत्थर की तलाश है जिससे वो अपने भाई को ठीक कर सकता है। दरअसल एक हादसे के दौरान एडवर्ड के भाई की मौत हो गई थी और एडवर्ड ने अपने भाई के दिमाग को उस रोबोट के अंदर फिट कर दिया है। तभी अचानक से ट्रेन पे कुछ गुंडे घुस जाते हैं जो लोगों को लूटना चाहते हैं। तभी राजकुमार के लोग उन गुंडों के ऊपर हमला कर देते हैं। एडवर्ड का भाई सभी लोगों से लड़ने लगता है। एडवर्ड लड़ते लड़ते ट्रेन के ऊपर आ जाता है। तभी फाइट के दौरान एडवर्ड ट्रेन से गिरने वाला था। तभी एक आदमी एडवर्ड को गिरने से बचा लेता है और तभी उस आदमी का फेस चेंज हो जाता है। तभी राजकुमार आकर उस आदमी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उस आदमी को कुछ भी नहीं होता। एडवर्ड कहता है ये इमोर्टल है, इसने लाखों आत्माओं को अपने वश पे कर रखा है, इसे कोई भी नहीं मार सकता। राजकुमार खुश होता है क्योंकि उसे अब मालूम पड़ जाएगा कि अमर कैसे होया जाता है। राजकुमार के साथी उस आदमी को पकड़ के ट्रेन से नीचे कूद जाते हैं और इधर एडवर्ड को मालूम पड़ता है कि ट्रेन का ब्रेक इन गुंडों ने फेल कर दिया है। एडवर्ड ट्रेन के मेन बोगी पे जाता, उससे पहले ही वो गुंडे दोनों को ट्रेन से बाहर धक्का दे देते हैं, लेकिन एडवर्ड अपने मैजिकल पावर से रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म की पटरी को ऊपर उठा देता है। ट्रेन जब प्लेटफॉर्म में पहुंचती है, ट्रेन ऊपर चली जाती है जिससे ट्रेन रुक जाती है। सारे लोग बच जाते हैं। तभी वहाँ कर्नल भी आ जाता है जो खुद एक एल्केमिस्ट है। अब ट्रेन पे जितने भी बुरे लोगों ने हमला किया था सभी को पकड़ लिया जाता है और कर्नल एडवर्ड की इस बहादुरी के लिए उसकी काफी तारीफ भी करता है। कर्नल दोनों को अपने ऑफिस बुलाता है और बताता है कि एक आदमी जिसके सिर पे क्रॉस मार्किंग का निशान है वो सरकारी एल्केमिस्ट को मार रहा है। हमें उसके बारे पे कुछ भी नहीं मालूम। एडवर्ड भी एक एल्केमिस्ट है, इसलिए कर्नल उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन एडवर्ड वहां से भाग जाता है क्योंकि वो किसी के अंडर पे नहीं रहना चाहता था। तभी एडवर्ड की टक्कर एक लड़की से होती है और उसे चोट आती है। उस लड़की को बुरा ना लगे इसलिए एडवर्ड उसे खाना खिलाता है, लेकिन वो लड़की उल्टा एडवर्ड को छोटे हाइट का मजाक उड़ा देती है। एडवर्ड का गुस्सा आ जाता है। वो लड़की अपना जान बचाकर वहां से भागने लगती है। एडवर्ड भी उसका पीछा करता है। वो लड़की एक आदमी के पीछे जाकर छिप जाती है। तभी वहाँ कर्नल का एक सोल्जर आ जाता है और सामने में जो आदमी खड़ा था उसके सिर पे क्रॉस मार्किंग का निशान बना हुआ था। वो सोल्जर उसे पहचान लेता है। वो कुछ बोलता उससे पहले स्कार उसे एक झटके पे मार देता है और ये वही आदमी है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग पे देखा था। एडवर्ड और उसका भाई वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो आगे का रास्ता ब्लॉक कर देता है। स्कार एडवर्ड का मेटल का हाथ और उसका भाई के पैर को तोड़ देता है। स्कार एडवर्ड को जान से मारता। तभी वहाँ कर्नल आ जाता है और वो अपनी आग वाली ताकत का इस्तेमाल करके स्कार को मारता। तभी वहाँ बारिश हो जाती है जिससे उसकी मैजिकल पावर काम ही नहीं करती। स्कार कर्नल को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी कर्नल के सिपाही स्कार के ऊपर अटैक कर देते हैं। स्कार को मालूम पड़ जाता है कि वो सभी से एक साथ नहीं लड़ सकता, इसलिए स्कार वहाँ से भाग जाता है। और इधर एडवर्ड का भाई एल एडवर्ड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है क्योंकि एडवर्ड के पास भागने का चांस था, लेकिन वो भागा नहीं, जबकि एडवर्ड ही है जो दोबारा उसके शरीर को जिंदा कर सकता है। अब इधर कर्नल सभी को बताता है कि वो क्रॉस मार्किंग निशान वाला आदमी जिस जगह से आया है उसके और हमारे बीच काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी। वो नहीं चाहते थे कि हम अपनी पावर का इस्तेमाल करें। वो एल्केमिस्ट से नफरत करते थे। आज से कई साल पहले हमारे एक आदमी ने गलती से उनके एक बच्चे को गोली मार दी थी। हमें मालूम था वो शांति से नहीं बैठने वाले हैं, वो हमारे ऊपर हमला करते। उससे पहले हमने उन पे हमला कर दिया। एल्केमिस्ट को हमने एज ए हथियार के तौर पे उन इसाबलन को मारने के लिए इस्तेमाल किया। इस लड़ाई से बहुत से मासूम लोग मारे गए। अब वो निशान वाला आदमी जो उस हमले पे बच गया था वो अब इसका बदला एल्केमिस्ट को मारकर ले रहा है। इधर एडवर्ड अब वेंड्री से मिलने जाता है जो कि एडवर्ड की बचपन की दोस्त है। वेंड्री एडवर्ड का टूटा मेटल का हाथ देखकर काफी ज्यादा सैड हो जाती है क्योंकि उसी ने उसका मेटल का हाथ बनाया था। एडवर्ड यहाँ से अपने माँ की कब्र के पास जाता है, लेकिन वह एडवर्ड अपने डैड को देखकर काफी ज्यादा भड़क जाता है क्योंकि एडवर्ड और उसके भाई को उसके डैड ने बचपन में ही छोड़ दिया था। एडवर्ड वापस विन
के घर आ जाता है जहां विन ने उसका मेटल का हाथ दोबारा से बना दिया है। विन की माँ एडवर्ड को यहाँ से दूर चले जाने के लिए कहती है क्योंकि इस शहर पे बहुत जल्द जंग होने वाली है। वो एडवर्ड को रेगिस्तान के एक जगह पे जाने के लिए कहती है जहां उसे बहुत सारे हथियार मिल सकते हैं। एडवर्ड उसके बताए हुए जगह पे रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच वाली खंडर की जगह पे पहुंच जाता है जहां कुछ लोग एडवर्ड को चारों तरफ से घेर कर उसे मारना चाहते थे। तभी वहां एक बूढ़ी औरत आकर सभी से कहती है कोई किसी को नहीं मारेगा। वो बूढ़ी औरत बताती है कि एक रेविलेंट डॉक्टर जो एल्केमिस्ट होने के बावजूद उसकी मदद कर रहे थे। एडवर्ड समझ जाता है कि वो बूढ़ी औरत उसके दोस्त विन के मॉम डैड की बात कर रही है। बूढ़ी औरत कहती है हमें मालूम है कि सारे एल्केमिस्ट एक जैसे नहीं होते, लेकिन एक इसाबलिन के आदमी ने रेविलियन को मार दिया और वो औरत स्कार की ही बात कर रही थी। दूसरी तरफ स्कार की आंखें खुलती है जो जख्मी हालत पे होता है। तभी उसके सामने उसके गुरुजी आ जाते हैं जो स्कार को समझाते हैं कि बदले की भावना इंसान को अंदर से खोखला बना देती है और तुम जिससे अपना बदला ले रहे हो वो मासूम लोग हैं। अब इधर अगले दिन एडवर्ड और उसके भाई का सामना दोबारा स्कार से हो जाता है। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। एडवर्ड स्कार से कहता है तुमने मेरे दोस्त विन के मॉम डैड को क्यों मारा जबकि उन्होंने तुम्हारी जान बचाई थी। और ये सारी बातें विन सुन लेती है और वो सामने की गन उठाकर स्कार को मारने वाले थी। स्कार विन के ऊपर हमला करने वाला था, तभी एडवर्ड उसके सामने आकर विन को प्रोटेक्ट करने लगता है। स्कार यहाँ पर रुक जाता है क्योंकि इसी तरह स्कार के भाई ने उसकी जान बचाने की कोशिश की थी और वो इमोशनल होकर वहाँ से चला जाता है। वो किसी को नहीं मारता, लेकिन एडवर्ड और उसका भाई उसके पीछे चला जाता है। तभी वहाँ एक मोटा सा आदमी आता है जो कि स्कार को निगलना चाहता था। तभी वहाँ राजकुमार आ जाता है और वो उस मोटे आदमी के बॉडी पार्ट्स को अलग अलग करके बांध देता है और तभी वहाँ राजकुमार के साथी आकर स्कार के पैर पे गोली मारकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर रूम पहुँचने के बाद राजकुमार सभी को बताता है कि जब मैं मस्टैंग से लड़ रहा था उसकी आंखों भी स्कार की तरह लाल थी और हो ना हो वो भी एक इंसान नहीं है बल्कि एक शैतान है। अब इधर कर्नल सभी को स्कार की कहानी बताता है कि जब एल्केमिस्ट लोगों ने इसाबलिन के लोगों के ऊपर हमला किया था चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। एल्केमिस्ट बड़े बूढ़े बच्चों किसी के ऊपर भी रहम नहीं कर रहे थे। इसी हमले में स्कार की मौत हो जाती है, लेकिन उसका भाई स्कार को मरने नहीं दे सकता था, इसलिए उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके स्कार को जिंदा कर दिया और अपना हाथ भी उसे दे दिया। उसके बाद से स्कार सारे सरकारी एल्केमिस्ट को मारना चाहता है। जब उसकी आंख हॉस्पिटल में खुली तो उसने रेविलन को एल्केमिस्ट समझ के मार दिया था जो कि विन के डैड थे। अब इधर स्कार का इलाज वही लड़की कर रही होती है जो एडवर्ड से मिली थी। वो लड़की अपनी ताकत का इस्तेमाल करके स्कार को पूरी तरीके से ठीक कर देती है। अब इधर एडवर्ड का भाई उस लड़की का पीछा करने लगता है जिससे उन्हें मालूम पड़ जाता है कि स्कार कहाँ छिपा हुआ है। दोनों पूरी प्लानिंग के साथ स्कार के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन स्कार जमीन पे एक बहुत बड़ा होल बना देता है जिससे पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन एडवर्ड उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ विन और कर्नल आ जाते हैं। अब विन यहाँ पे अपना रुमाल निकालकर स्कार के घाव के ऊपर बांध देती है और कहती है मेरे डैड भी अगर होते तो वो भी ऐसा ही करते। स्कार को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने विन के मॉम डैड को नहीं मारना चाहिए था। तभी वहाँ राजकुमार भागते हुए आता है जिसके पीछे वो मोटा आदमी पड़ा हुआ था जिसके पेट पे बड़े बड़े दांत थे जो स्कार को खाना चाहता था, लेकिन उसके आगे विन आ जाती है। वो मोटा आदमी उसे मारने वाला था। तभी स्कार आकर उसे रोकता है और सभी को बिल्डिंग से बाहर जाने के लिए कहता है। एडवर्ड, विन और कर्नल को गाड़ी पर छोड़कर वापस उस मोटे आदमी के पास पहुँचते हैं। तभी वहाँ इमोर्टल आ जाता है जो उस मोटे को समझाता है कि तुम्हें इंसान को नहीं खाना है, पापा बुरा मान जाएंगे। लेकिन तभी एडवर्ड और राजकुमार मोटे आदमी को मारने लगते हैं। मोटा आदमी गलती से इमोर्टल राजकुमार और एडवर्ड को निगल जाता है। एडवर्ड का भाई मोटे आदमी को सभी को बाहर निकालने के लिए कहता है। मोटा कहता है अब कुछ नहीं हो सकता। दूसरी तरफ अब हम एडवर्ड को देखते हैं जिसे समझ पे नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आ गया है। तभी इमोर्टल दोनों को बता कि उसका पेट एक डायमेंशन है जो कि एक भूल भुलैया है जहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। अब हम सिर्फ मरने का इंतजार कर सकते हैं। तभी इमोर्टल एक बड़े से जेंट पे बदल जाता है और ये स्टोरी इसी तरह कंटिन्यू रहेगी और इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।